नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज एक वोलेटाइल सेशन रहा। वोलेटाइल सेशन फर्स्ट हाफ में नहीं रहा, लेकिन सेकंड हाफ तक आते थे वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। और वो वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में उतनी नहीं थी, इतनी निफ्टी के अंदर थी। तो निफ्टी बैंक तो फिर भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी में एक शानदार रिकवरी आई। रिकवरी के बाद एक बढ़िया अपमूव मार्केट में आज कैच हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में उतना कोई एक्शन नहीं रहा, जहां पे वो फर्स्ट हाफ में थे वहीं पे वो सेकंड हाफ में भी मेंटेन रहे। तो एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 1180 शेयर एडवांसेस में और ऑलमोस्ट उसी के आसपास डिक्लाइन भी आपको दिखेगा। तो 50-50 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक शोज मार्केट में कामकाज कर रहे थे। आज एफएमसीजी चल रहा था, आईटी चल रहा था, फार्मा चल रहा था। आज पीएसयू बैकफुट पे था, मेटल बैकफुट पे था, प्रॉफिट टेकिंग थी बेसिकली। पीएसयू बैंक प्रॉफिट टेकिंग में थे, बैंक ही पूरा प्रॉफिट टेकिंग में था। अर्निंग्स का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स पे चल रहा था। सो ऐसे करके मार्केट बेजली कामकाज कर रहा था। अब आज का एक दिन तो हो ही गया बुधवार। अब कल के लिए तैयारी करनी है, तो कल के लिए पहले आप निफ्टी है तो एक और मतलब निफ्टी एक्सपायरी का दिन है। सो कल एक और आपके लिए वोलेटाइल सेशन आप खड़ा रहेगा, जिसको आप ध्यान रखेंगे। कल वैसे मार्केट बंद दिखाई पड़ेगा आपको 23 तारीख के लिए, लेकिन वो भारतीय शेयर बाजार बंद नहीं है, करेंसी मार्केट के अंदर क्लोजिंग है। तो कल सेटलमेंट आपको शायद 24 तारीख को इसका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए आप इस पार्ट को ध्यान रखिएगा कि जो सेटलमेंट है कल की ट्रेडिंग का, वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। सेटलमेंट हॉलीडे है 23 मई और बुद्ध पूर्णिमा की वजह से। तो जो डिलीवरी आपने आज 22 तारीख को खरीदी है, वो 23 तारीख को अवेलेबल नहीं होगी बेचने के लिए। इसीलिए उनका सेटलमेंट 24 तारीख को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये अपने ब्रोकर से आप बाकी कंफर्म कर सकते हैं। कल की मार्केट बंद नहीं है, करेंसी मार्केट बंद है, तो उसकी वजह से सेटलमेंट हॉलीडे आपको दिखाई पड़ेगी। तो पहला ट्रिगर ये रहा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो बाजार बंद होने के बाद आया, वो है आरबीआई की तरफ से सरकार को बतौर डिविडेंड जो दिया गया है, वो 2,11,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक रिकॉर्ड डिविडेंड का नंबर आया। ये अच्छा ट्रिगर है, इसको मल्टीपल तरीके से आप रीड करेंगे। पहले तो ये जो नंबर आया है, ये बाजार अनुमान लगा रहा था 1 लाख करोड़ का, ऐसा बाजार में अनुमान है, लेकिन ये आया 2-2.25 लाख करोड़ का। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अगर आप पिछले 2013 से लेकर 2024 तक के यानी 10 साल के नंबर देख लेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें 3 बार ऐसा या 2 बार ऐसा देखा गया है कि सन 2018-19 जब चुनाव हुआ था, तब भी 1,76,000 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट था। और 2023-24 जब भी चुनाव है, तब भी 2,11,000 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट था। तो ये दोनों सालों में पे आउट काफ़ी बड़े हैं। ये आमतौर पे एक ऑब्जर्वेशन है, बाकी क्यों होता है कैसा होता है टेक्निकल डिटेल्स हैं। लेकिन इसका फ़ायदा एक तो लिक्विडिटी मिलेगी, वन, सेंटिमेंट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, करेंसी मूवमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और बैंकिंग के लिए एक अच्छी लिक्विडिटी उनके पास आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। सो ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो कि बाजार बंद होते होते में आया था, तो इसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना कर रखेंगे। कल अर्निंग्स जो आने वाले हैं, उनमें से अर्निंग्स आएंगे कल आईटीसी के, इंडिगो के, पेज इंडस्ट्री के। ये कुछ नाम हैं जिनके अर्निंग्स आएंगे, प्लस कैश मार्केट के अर्निंग ज़्यादा आएंगे, तो उनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। जो बाजार बंद होने के बाद अब तक अर्निंग आ चुके हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया अर्निंग के साथ शुरुआत करूंगा। नवनीत एजुकेशन के नंबर अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मिंडा कॉप के नंबर अच्छे आए हैं। इंडिगो पेंट्स के नंबर अच्छे आए हैं। विकास इकोटेक के नंबर अच्छे आए हैं। पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर मिक्स आए हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। स्टार सीमेंट के नंबर मिक्स आए हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। जुबिलेंट फूड के नंबर अनुमान से बेटर आए हैं। आपको इसमें एक 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया। 200 करोड़ के प्रॉफिट में 170 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट है, उसको हटा भी देंगे तो 37 करोड़ का नंबर आएगा, और वो 37 करोड़ भी अनुमान से बेटर है। बाजार अनुमान 30 करोड़ अपर एंड पे लगा रहा था, तो उससे बेटर नंबर आया जुबिलेंट फूड का। इसके अलावा नायका के नंबर आए हैं, वाई वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक हैं। गंधार ऑयल के नंबर आए हैं, वाई वाई क्या क्यू ऑन क्यू भी वीक ही है ये। जीएमएम फॉडलर के नंबर वीक हैं। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के नंबर वीक हैं, और एचईजी के नंबर वीक हैं। अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 नंबर आए हैं जो अब तक देखें। टोरेंट पावर के नंबर अभी आए, तो मैं देख नहीं पाया कैसे नंबर है, लेकिन सो फार जो बाकी नंबर आए उसके लिहाज से ये आंकड़े आपके सामने हैं, तो इनके ऊपर भी आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। चलिए, अब ये सारे नंबर, सारी डिटेल्स के बाद अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से हर बार की तरह आते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। Sir, I was checking FI and DI data on money control for May month. FIs are almost consistently selling and DIs are buying. Does it mean that FIs are anticipating a deep correction and shall we book some profits? जैन साहब देखो,
एक ही बात बोलूँगा, आप पहले ये तय कर लो आप हो क्या। आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप BTST प्लेयर हो, या इन्वेस्टर की आड़ में छुपे हुए ट्रेडर हो, ये सब तय कर लेना आप। अभी किसी ने कुछ देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन आते जाते रहेंगे। इलेक्शन आते जाते रहेंगे, इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो नियर टर्म मार्केट के मोमेंटम को इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनको बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता। बट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडिया अगर बेटर होता जाएगा विद टाइम तो आपके स्टॉक्स भी बेटर करेंगे, आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, आपकी कंपनी अच्छा करेंगी, इसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली बात है, यस आपको कभी भी गेन आए आप निकलो। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको तो कभी भी ये सोचना ही चाहिए मुझे 50% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। आपको तो 2% पे काम करना चाहिए, 2% मिला निकले, नई पोजीशन खड़ी करनी है, स्टॉप लॉस ट्रिगर या प्रॉफिट आया, आपको तो ये भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कंपनी करती क्या है। चार्ट अच्छे लग रहे हैं, टेक्निकल अच्छा है, लॉन्ग करा, टेक्निकल ब्रेकआउट आया, लॉन्ग हुआ, निकल गया, पैसा निकल गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके केस में आप इस तरह से तैयार रहिए कि जहां आपको बहुत सब्सटैंशियल गेन्स हैं वहां आप अपने प्रॉफिट्स को ले लीजिए, कैपिटल निकाल लीजिए एटलीस्ट अपनी। और जहां पर आपको सब्सटैंशियल गेन्स नहीं है या पोजीशंस आपकी नीचे हैं, वहां के लिए उन सब्सटैंशियल गेन्स से आए हुए पैसे को वेट कराइए, ताकि आप किसी ऐसे इवेंट का इस्तेमाल करके पोजीशन लॉन्ग कर लें या शॉर्ट कर लें, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं वो करें। अब रही बात FIs की बिकवाली की। FIs की बिकवाली आप कैश मार्केट के शेयरों में देख रहे हैं, ये कैश की बिकवाली दिखती है आपको, ये कभी ऑप्शन की बिकवाली नहीं है। तो साइमल्टेनियसली होता है FIs यहाँ बेचकर लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर्स में मे बी, या पुटे राइट कर रहे हो नीचे के लेवल की, मे बी कॉल राइटे कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि वहाँ क्या सिचुएशन चल रही हैं। और कई बार ब्लॉक्स भी होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बड़े FI ने अपने ब्लॉक में विंडो में शेयर बेच रहा है तो वो ब्लॉक भी आपको दिखाई पड़ेगा ना FIDI में। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा दे आर नॉट क्लियर एज फार एज ट्रेंड्स आर कंसर्न। तो उसमें आप एक इसको लेकर खाली अपना थॉट प्रोसेस नहीं बना सकते, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो आप रीड करिए। और रही बात अगर आपको लगता है कि FI माल बेच रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट तो आपको वैसे भी लेते रहना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि FI बेच रहा है DI खरीद रहा है या DI बेच रहा है FI खरीद रहा है। इट इज़ अबाउट कि आपका शेयर आपने खरीदा, आपके शेयर में आपको 100% गेन आ गया, और आप क्या चाहते हैं। एक बाजार में 8% बैंक देता है, 12 से 13% म्यूचुअल फंड देता है, 15% आपको मिल जाना चाहिए आइडियली निफ्टी में एक साल में। आप 100% लेके बैठे हैं, अभी भी आप प्रॉफिट लेके नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। सो वो तो आपकी चॉइस है ना। अब उसका अंत तो कोई अंत है नहीं, 100 क्या 200 या 500 या 700 या 1000 हो, लेकिन कहीं तो आपको एंड करना है। तो अगर आपको गेन आ रहा है तो आप लेके निकलिए, बेस्ट टाइम है। अब उसके लिए FI का रुख देखना या DI का रुख देखना का खास औचित्य बचता नहीं है। तो आप अपने इंडिविजुअल पोजीशंस के हिसाब से आप कॉल लीजिए। सर आई हैव रिसेंटली बॉट IRFC एंड हुडको, आई एम इन प्रॉफिट। भट्ट साहब देखो, प्रॉफिट में अगर आप हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आगे बढ़ाते चलिए। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है और आपका शेयर अभी 110 115 रुपये चल रहा है, तो आप प्रॉफिट में 105 106 रुपये आपका एक स्टॉप लॉस होगा, वो आप उसको फॉलो करें। जैसे जैसे वो स्टॉप आगे बढ़ता जाए वैसे से अपने स्टॉप लॉस को भी आगे बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे उसको ट्रेल करिए। कहीं ना कहीं वो जाके हिट करेगा, जहां वो स्टॉप लॉस हिट करेगा वहां आप एग्जिट कर जाइए, अपना प्रॉफिट जो है वो आप लेकर निकल सकते हैं। अगर ये हिट नहीं करता और बहुत लंबे अंतराल तक चला जाता है, यानी 50% गेन और देता है यहाँ से, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट अपना कैपिटल आधा निकाल लीजिए, बाकी शेयरों के साथ फिर यही आप करते रहिए। तो विद टाइम थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप अब उस PSU में आ चुके हैं जो ऑलरेडी एक बड़ी तेजी दिखा चुका है। हुडको एंड IRFC दोनों बहुत चले हैं। हुडको में पोटेंशियल है अभी भी और चलने का, लेकिन स्टिल एक थॉट प्रोसेस ये है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। उस सिचुएशन के लिए आप ऐसे तैयार हो सकते हैं। हेलो सौमिली जी, सर राम राम मैम। टुमारो सन फार्मा क्या एक्सपेक्टेशन है? कांट सी एनीथिंग, अभी तो कॉन कॉल चल रही है उनकी, कोई ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड आए नहीं है। 2 नंबर अच्छे आए इनके, लेकिन अभी के लिए आप वेट करिए एंड वेट करके जो एनालिस्ट कॉल आते हैं, शाम तक अपडेट्स आते हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आएंगे, फर्स्ट कट आएंगे, उसके बाद टिप्पणी करना आसान रहेगा। लेकिन नंबर सो फार इनके अनुमान से बेटर आए। लेट्स सी क्या करते हैं कॉन कॉल के अंदर। वैसे तो तेज़ी लग रही है बाजार में। ओके, कंटेनर कॉप में क्या करें? पटेल जी आप इसको नीचे के लेवल पे मिले ऐड कर सकते हैं। 960 आपका कहीं एक स्टॉप लॉस होगा, अगर कहीं नीचे आप रख रहे हो, 960 के भी नीचे जाना चाह रहे हो तो 850 के आसपास स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन बने रह सकते हैं। एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद अभी भी आप लगाइएगा। इस क्वार्टर के नंबर इनके वीक थे, लेकिन क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो इन्होंने एनालिस्ट कॉल बोला और उसमें जो अपना आउटकम दिया EBITDA को लेकर या वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर या नए सर्विसेज को लेकर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक था। तो हो सकता है वो आउटलुक के मद्देनजर स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़े।
ये क्वार्टर के बाद स्टेबल हो सिचुएशन एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट PSUs जिसमें अभी उतनी तेज़ी आई नहीं है कंपेरेटिवली. सो एक बार को आप इसको अभी भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हो एंड यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ब्रोकरेज हाउसेस 1450-1500 के टारगेट्स भी यहाँ पे दे रहे हैं. ग्लोबल हेल्थ, विनोद जी देखो ये एक ही चीज़ है, इस क्वार्टर के नंबर वीक थे ग्लोबल हेल्थ के. और ये टूटा भी है, अभी 1400 से टूट के 1100 रुपये की 1200 रुपये की रेंज में है कहीं, लेकिन ये 1100 के आसपास कहीं स्टेबल होना चाहिए क्योंकि एक तो अभी बहुत महंगा शेयर है, 74-75 के मल्टीपल पर है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना तो बनता ही था. एक तरफा चला है, मतलब कहाँ 300-400 रुपये का शेयर, कहाँ 1400 रुपये का शेयर. सो थोड़ा सा कूल ऑफ तो होगा और कूल ऑफ इसे 1100 के आसपास स्टेबल करना चाहिए. सो एक बार ही वेट एंड वॉच, वहाँ अगर स्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस सेल ऑफ वहाँ नहीं रहता तो वहाँ आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस. नंबर इस बार के वीक से तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ दिख ही रहा है. ओके सर जी, व्यू ऑन क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड IPO में मिला है, मीडियम टर्म के लिए कैसा है? राहुल जी देखो, पहली चीज़ तो अगर आप नहीं जानते हो बताता हूँ, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनी है. ये आप वो ट्वीट में मेरे पढ़ लेना, पिन ट्वीट में पढ़ा हुआ है शायद. तो ये कंपनी की प्रमोटर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है. ये आउट ऑफ द, मतलब इसको बताने का कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ. क्रिस्टल के केस में ये वैसे कंपनी अच्छी है, इनकी सर्विसेज हैं अक्रॉस हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड अदर एरियाज़ में. लेकिन पहला क्वार्टर का भी नंबर आया होगा इस क्वार्टर में, जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर आया है तो मैं नंबर देखे नहीं होगी. लेकिन अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, कुछ भी कहना इनके लिए बहुत जल्दी होगा. सो एटलीस्ट एक बार ही थोड़े नंबर्स आ जाने दीजिए, 2-3 क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद कहना आसान होगा. आपकी खरीदारी से ऊपर तो आप होल्ड ही करेंगे ऑब्वियसली, नीचे भी है तो भी आप होल्ड ही करेंगे वैसे तो, लेकिन बेटर इज़ कि आप थोड़ा सा समय दीजिए एंड नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा. होल्ड तो आप कर सकते हैं इसे, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया था, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए था. अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो 4 क्वार्टर के नंबर देखने के बाद ही कॉल लेना आसान होता है किसी IPO में. सो अभी समय दीजिए, आपको शायद नीचे मिले तब कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा इसमें. अदानी टोटल गैस में प्रोमोटर होल्डिंग 74.8 है, क्या ये ठीक है? अभी ये एक वैल्यू बाय हो सकता है? देखो मोहन जी, वैल्यू बाय आप ऑल टाइम हाई पे ढूंढ रहे हो, आप ये मिस मत करो किसी भी हाल में. ऑल टाइम हाई पे शेयर अगर वैल्यू बाय है तो सिर्फ हमें ही थोड़ा ना दिखेगा, पूरी दुनिया ही देख रही है उसको, और वो वैल्यू बाय क्यों छोड़ेगी, वो खींच देंगे उसको बराबर करके. सो आप किसी भी PSU को देखो, 3 के मल्टीपल पे अगर REC PFC था तो उसे खींच के 12 के मल्टीपल पे ले ही आया ना, 4 गुना कर दिया वहाँ से. सो आज भी वो 12 के मल्टीपल सस्ता ही दिखेगा आपको, लेकिन वो ऑलरेडी 3 से 12 हो चुका है. सो वैल्यू बाय का जो टर्म है वो वैल्यू बाय मतलब इज़ अ वेरी वेग सब्जेक्ट. अब वैल्यू आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, किसी और के लिए क्या है, किसी फंड के लिए क्या है, क्या पता, क्या एक्सपेंशन प्लान है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो कहीं पे तो 70 का मल्टीपल भी सस्ता ही दिखता है. DMart कभी अगर 70-60 के मल्टीपल पे आता है तो उसमें घूम जाता है, क्योंकि आमतौर पर 120-130 के मल्टीपल, 200 के तक का मल्टीपल देखा है उसने तो. लेकिन कहीं कहीं पर PSU अगर 4 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल भी महंगे लगते हैं, वो तब भी नहीं चलते. कई सारे बैंक है जो कि सिंगल डिजिट मल्टीपल पे काम काज कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ राइट कंसेप्ट ऑल टुगेदर. बट अगेन, अगर रही बात आपकी अदानी टोटाले केस में, सर यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग 70% है इसमें, लेकिन गौतम अदानी की होल्डिंग 35 ही है शायद, बाकी 35 टोटल ग्रुप की है. सो डायरेक्ट होल्डिंग उनकी पूरी नहीं है. सो प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि ये तो रहेगा स्टेक अभी. सो वैसे आप जाना चाह रहे हो तो अदानी ग्रुप में से अदानी ग्रीन एनर्जी ज़्यादा बेटर है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है, ट्रांसमिशन जो था, ये दोनों ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है टोटल के कंपैरिजन में. तो इनको आप पहले देख लीजिए प्रेफरेंस वाइज, लेकिन टोटल केस में एटलीस्ट नंबर्स को देखिए, और होल्डिंग की वैल्यू से बहुत फ़र्क पड़ना नहीं है. आप जिस होल्डिंग की को समझना चाह रहे हैं वो होल्डिंग रिटेल पब्लिक की होती है, वो होल्डिंग अदानी ग्रुप में सबसे कम है, ये मैं मानता हूँ. अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइज में सबसे कम है, 2-2.5% के आसपास सिर्फ पब्लिक होल्डिंग है. बाकी सारी NDTV में सबसे ज़्यादा है, फिर अंबुजा है, फिर ACC है इनमें. लेकिन ऑर्डर वाइज सबसे कम ग्रुप में ये साइड आते हैं, ट्रांसमिशन, टोटल एंड ग्रीन एंड एंटरप्राइजेस. तो इस हिसाब से आप वैसे इनको कंफर्टेबली देख सकते हो. Okay, I am fully invested with 22% profits in portfolio. What would be correct timing to sell? 5th June or should I wait for budget in July? I am short-term investor. Manish ji, अगर आप short-term investor हैं, 22% gain is is a best gain what a person can get. To be very honest, आपको तो आज ही भेज देना चाहिए in fact, क्योंकि आप ऐसे समझो, आप short-term trader हो,
आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर के केस में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी कैपिटल की, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर प्रायोरिटी 1। 2, आपके केस में आप 2% भी अगर महीने का निकाल रहे हो तो भी आपके लिए इज़ मोर देन इनफ। ये भी बहुत बड़ी बात है अगर आप 2% भी निकाल लेते हो, आप तो 22% पे बैठे हो, पहली चीज़। अलॉन्ग विद दैट, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप एजाइल हो गए, आज बेचा कल खरीदा परसों बेचा नीचे, या डबल बेचा नीचे शॉर्ट करके कवर कर लिया। सो आपकी तो एजिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि एजाइल ही होता है एक ट्रेडर, उसको तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं कि बाजार में क्या इवेंट्स हैं। अब रही बात 5 तारीख को बेचूं या 4 तारीख को बेचूं, सर मार्केट में ना कोई डेट नहीं होती माल बेचने के लिए। सबको लग रहा है कि 4 जून आएगा, इलेक्शन का आउटकम आएगा, उस दिन कुछ बड़ा होगा, हो सकता नहीं हुआ, हो सकता है ना हो सकता है उस दिन गैप अप हो सकता है उस दिन गैप डाउन हो, फिर आप क्या करोगे? इन 3 सिचुएशन में से कोई भी, या होता है बहुत वॉलेटाइल हो कि ऊपर के स्टॉप लॉस भी खा गया, नीचे के भी खा गया, फिर आपको गेन है, आपकी पोजीशंस में गेन है, लेकर निकलिए। किसका वेट कर रहे हैं कि ये गेन और बढ़ जाए? वो तो कभी खत्म नहीं होगा। आप 32 पहुंच जाए, 42 पहुंच जाए, 52 पहुंच जाए, 62, 72, 92 कुछ भी पहुंच जाए, वो तो खत्म ही नहीं होगा। वो तो आप ही को डिसाइड करना है किस दिन मुझे रोकना है, और क्या पता हो 92 से एक फाइंड 2 हो जाए, वो तो हो सकता है, बाजार है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इधर थोड़ा बेचिए, इधर हर तेजी में बेचिए, हर सर्किट पे बेचिए, वो आपकी चॉइस है। बट आपको as soon as you keep on getting your profit, you keep it taking it out। कोई भी आदमी, कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी पेपर पे प्रॉफिट अगर बना भी रहा है तो किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना भी बना ले। आप 100% ही बना लीजिए, लेकिन अगर वो पेपर पे है तो इट्स ऑफ नो यूज। तो जब तक आपके खाते में नहीं आ रहा, आप किसी काम का नहीं है। तो आप 5 तारीख देखिए, 4 तारीख देखिए, वो आपकी मर्जी है, बट पहली प्रायोरिटी में एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली। एनी रफ आइडिया व्हेन टू एंटर एक्साइड इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म? बॉन्ग साहब, अभी जब वो पीछे नीचे आया था तब उसमें आपने एंटर नहीं किया, लेकिन पूरी तेजी देख ली उसके बाद अब आपको लग रहा है वापस एंटर करना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया एक्साइड। इंस्टेड अब आप वापस उसको थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ देखिए। ये आप कर सकते हैं कि जहां से चला, जहां तक चला, और जहां तक चलने के बाद जब टूटा, तो जहां से चला उसके बीच में 30-40% का गैप जब मिले आपको, यानी ऊपर लेवल से करीब थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, इन दोनों के डिफरेंस का 50% निकाल दे, तो आपके लिए एक रीजनेबल लेवल हो जाता है। आप वहाँ पर एंटर कर लो। ये एक बार को फिर भी थोड़ा वायबल तरीका बैठ रहा है कि एटलीस्ट आप उस लेवल पे ले लोगे जहाँ ये कंसोलिडेट हो रहा है। रेस्ट आप स्टेबल होने दीजिए, वहाँ पर आप इंतजार करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सर काइंडली सजेस्ट एनी PSU स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म? सर PSU में लॉन्ग टर्म इज कोल इंडिया, डिविडेंड आता रहेगा, आप स्टेबल रहोगे, लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। SBI इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। इवन प्रॉक्सी PSU इज हिंदुस्तान जिंक, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, डिविडेंड देता रहेगा। प्रॉक्सी PSU से बोल रहा हूँ 25% गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, जिनको नहीं पता बताया था, ये बाल को सब गया था तब इसका स्टेक आया था। ये एक बार को प्रॉक्सी PSU हो सकता है। SBI इज गुड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। REC PFC भी अच्छे हैं बट बहुत महंगे हैं, तो नीचे मिले। LIC इज वेरी गुड, उसको आप देख सकते हो। ये कुछ नाम है जो PSU लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट ट्राई टू गेट वो PSU जिनमें डिविडेंड ज़्यादा मिले, ताकि BPCL ऐसी कंपनियां या कोल इंडिया ऐसी कंपनियां, ताकि क्या हो कि आपको अगर वो भाव नहीं भी बढ़ा तो आपका ईल्ड बेटर होता जाएगा। यानी कि अगर 400 रुपये पे कोल इंडिया लिया, 10 रुपये डिविडेंड देता है, तो अगर वो 400 का 300 आ जाएगा तो भी वो 10 रुपये डिविडेंड देगा या 12 रुपये डिविडेंड देगा। तो विद टाइम आपका कॉस्ट को वो अपने आप इस डिविडेंड से ढकता रहेगा। यानी कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 2010 से लेकर 2020 के बीच में कोल इंडिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिनके पास भी वो शेयर थे उन सबके शेयर फ्री के थे, क्योंकि डिविडेंड इतना दे दिया उसने। इसीलिए कोल इंडिया टाइप शेयर को आप लेकर रखेंगे अगर, तो डिविडेंड कंसिस्टेंटली देता रहता है, सिचुएशन को आपकी कंट्रोल में रखेगा। अगर भाव ऊपर नीचे भी होता है तो भी, और भाव बढ़ गया तो आपका बोनस है ऊपर से। गोदरेज प्रॉपर्टी एट 1200 एंड DLF एट 350 शुड, एंड JW इंफ्रा एंड हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी शुड का मतलब मैं नहीं समझा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट है तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा ले लीजिए। डबल ट्रिपल होने को हो रहे हैं आप, तो थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेने में कोई हार्म नहीं है। आधी क्वांटिटी निकाल के अपना कैपिटल एटलीस्ट निकाल लीजिए, बाकी आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रियल स्टेट एक जोरदार तेजी में रहा है इस पूरे साल के दौरान, और उस तेजी में अगर थोड़ा सा पैसा निकाल भी लेंगे तो बहुत फर्क पड़ नहीं जाएगा जीवन में। पीयूष जी का सवाल है, हेलो सुमित जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। बैंक एंड IT कंट्रीब्यूट 45% ऑफ पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो 65% लार्ज कैप, 35% स्मॉल एंड मिड। प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन मेकिंग मोर वैल्यूएबल। तो दुबे जी थोड़ा सा ETF, थोड़ा सा गोल्ड और ऐड कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी पोजीशन से नीचे आते जाएं वहाँ वहाँ आप ऐड करिए। विद टाइम आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिड स्मॉल मिला के 35 है और लार्ज अकेला 65 है, तो थोड़ा 65 को कम करके
50 या 45 कर सकते हैं, और मिड और स्मॉल को बढ़ा के, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एज, उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिस्की एपेटाइट है आपका तो आप इनको थोड़ा बढ़ा सकते हैं मिड स्मॉल को। अभी के केस में यही रहने दीजिए, कोई करेक्शन आ जाए मिड कैप स्मॉल कैप में, वहाँ उसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अभी मिड कैप स्मॉल कैप ओवर हीटेड या हीटेड साइड पर है, लार्ज कैप नहीं है। सो अगर लार्ज कैप में भले ही चांस चल नहीं रहे, वो बात अलग है। सो विद टाइम अगर मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा कूल ऑफ होंगे तो लार्ज कैप सपोर्टिव हो जाएंगे। सो उस टाइम पर आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन और करके चल सकते हैं। पेशेंस ही रखिएगा, चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। मार्केट नीड्स परसिस्टेंसी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, उन तीनों में से जो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करेगा। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी कल गुरुवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम सुमित है, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।